नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह का एक पत्र महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा भूचाल लेकर के आया जिससे विपक्ष सरकार पर हावी हो गया और अब आखिरकार अनिल देशमुख को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में भी था, जिस पर अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 100 करोड़ रुपए के वसूली के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी और याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में एफआईआर हुई है, पुलिस से जांच की अपील की गई थी। कोर्ट ने यह कहा कि अनिल देशमुख पर यह आरोप लगाए गए हैं और वो ही राज्य के गृह मंत्री हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते और इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से इन आरोपों को नकारा गया था और साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अनिल देशमुख के इस्तीफे से इनकार किया था। लेकिन अब आखिरकार गृह मंत्री की कुर्सी गई है और नैतिकता के आधार पर अब सीएम ठाकरे से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। वहीं खबर यह भी सामने आ रही है कि मामले में अनिल देशमुख अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता, जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें और पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि गृह मंत्री का इस्तीफा स्वीकारें। इस्तीफा देने के लिए स्वयं गृह मंत्री जो अनिल देशमुख जी हैं वह मुख्यमंत्री के घर गए हैं। पार्टी ने विनती की है कि इस्तीफा स्वीकारा जाए। हमें आशा है कि इस्तीफा वे स्वीकारेंगे और निश्चित रूप से जिस तरह से आदेश आया, स्वयं उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं होगा कि मैं इस पद पे रहूं, इसलिए वे इस्तीफा देने का उन्होंने मन बनाया था, जिसे पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि इस्तीफा वे स्वीकारें। नहीं, मैं बहुत समाधान व्यक्त करता हूँ कि पवार साहब ने, क्योंकि मैं बार बार पवार साहब कहूँगा, क्योंकि पवार साहब जो कहेंगे वही इस महावसूली आघाड़ी के सरकार में होगा। तो उन्होंने इस बार धनंजय मुंडे के समय में नहीं किया, लेकिन इस बार संवेदनशीलता से इस निर्णय को लिया और उस निर्णय को अनिल देशमुख जी को भी और उद्धव जी को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में और देश में यदि डेमोक्रेसी बचनी है तो इस प्रकार के प्रघात समय समय पर इतिहास में लिखने पड़ेंगे। भाई इस प्रकार की घटना हुई तो इस्तीफा हुआ, यदि आज इस्तीफा नहीं होता तो यह इतिहास में लिखा जाता कि भाई सीबीआई इंक्वायरी लगने के बाद भी इस्तीफा नहीं हुआ। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय आहूजा हैं भारतीय जनता पार्टी से और रत्नाकर सिंह हैं कांग्रेस से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। संजय जी, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि अनिल देशमुख अपना इस्तीफा दें, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या अब आप सीएम से भी इस्तीफा मांगेंगे? इस पर इस्तीफा मांगेंगे जी। हमने तो ये देखिए, हमने ये कहा था कि कई बात हुई है, चिंगारी उठी है तो कोई तो बात होगी। उनसे अगर इस्तीफे की मांग किया तो आज ही क्यों इस्तीफा दिया? जब सीबीआई की जांच उनके लागू हुई तो आज ही क्यों इस्तीफा दिया उन्होंने? ऐसी भी क्या बात हो गई? तो लगातार आप ही तो मांग कर रहे थे सर। हम मांग कर रहे थे, पहले इस्तीफा देते तो बात होती। आज इस्तीफा दिया कि सीबीआई जांच होगी तो इस्तीफा दे दिया। रत्नाकर जी, अगर उनको लगता था कि वो निर्दोष हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं कही है तो उनको पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। रत्नाकर जी, चल क्या रहा है महा विकास अघाड़ी सरकार में? जी देखिए, आज जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के संदर्भ में मैं यही कहूंगा कि गृह मंत्री जी जो अनिल देशमुख ने जो इस्तीफा दिया है वो नैतिकता के आधार पे उन्होंने इस्तीफा दिया है। न्यायपालिका ने कहा कि उसकी सीबीआई जांच होगी और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट करना है। तो उनको लगा कि इस पद पे रहते हुए जांच में कहीं पे भी कोई दबाव महसूस न करे, कहीं पे भी जांच जो है पूरी निष्पक्षता के साथ हो,
इसके लिए उन्होंने सर इस्तीफा इसीलिए तो दिया। सीबीआई को सौंपा गया मसला। अगर यहाँ पर नैतिकता की बात होती तो वही बात है कि 15 दिन पहले तक अब तक क्या कर रहे थे, अब तक नैतिकता याद नहीं आई थी क्या? देखिए देखिए मैं फिर वही बात बोलना चाह रहा हूँ। परमवीर सिंह के ऊपर अगर वाजे के ट्रांसफर को लेकर अगर आरोप लगा, परमवीर सिंह के ऊपर जो जांच का आदेश दिया गया, गृह मंत्री ने उनको ट्रांसफर किया दूसरे डिपार्टमेंट में ताकि जांच पूरी तरह से निष्पक्षता से की जाए। उसी प्रकार अगर न्यायपालिका कहती है कि इनकी जांच गंभीर मुद्दा है, इस पे जांच होनी चाहिए, तो उन्हें नैतिकता के आधार पे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो हम तो ये चाहते हैं, महाविकास आघाड़ी की सरकार ये चाहती है कि पूरी निष्पक्षता के साथ इसकी जांच हो। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे वो कितने भी बड़े स्तर के अधिकारी हो या कोई और नेता इसमें अगर शामिल है, तो अगर इसमें अगर पकड़ा जाता है या अगर साक्ष्य मौजूद होता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हम तो जनता के लिए जवाबदेह हैं, हम तो बैठे हैं जनता की जवाबदेही को लेने के लिए। हम तो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति जवाबदेह नहीं है, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। बिल्कुल संजय जी, आ रहा हूं आपके पास। इन्होंने तो कह दिया कि हम तो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन बीजेपी इस तरीके से सिर्फ आरोप लगा रही है। जी संजय जी। जितेंद्र जी, विपक्षी पार्टियों के लिए कोई जवाबदेही नहीं होता, जनता के लिए जवाबदेही होता है। हम भी रूलिंग पार्टी में हैं कई स्टेट में, विपक्ष हमसे मांगती है जवाब, तो हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस को जवाब नहीं देंगे, जनता को देंगे। विपक्ष जो आवाज रखती है वो जनता की आवाज रखती है, और नैतिकता के आधार पर अगर आज इस्तीफा दिया है तो 15 दिन पहले देते कि निष्पक्ष जांच कराओ। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं तो आज ओपन तौर पे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भी अगर किसी भी मंत्री पे कोई भी एलिगेशन लगता है तो नैतिकता के आधार पर हमें आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए। मैं सब उसमें अगर भागीदारी नहीं पाया गया तो मुझे दोबारा पद मिल जाएगा। बिल्कुल। रोहित होले जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महासचिव हैं एनसीपी के। रोहित जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। हाँ जी। रोहित जी, बात ये कही जा रही है कि नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री ने अब इस्तीफा दिया है, लेकिन जब जांच सीबीआई कर रही थी तो फिर अब इतने दिन से, अगर 15 दिन से इस्तीफा नहीं दिया गया था तो अब भी मत देते। मेरा इसमें ना बहुत बड़ा पहला सवाल ऐसा है जी। हाँ जी, नैतिकता की जो बात कर रहे हैं, जो भाजपा ही जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, वो उनमें खुद में नैतिकता है क्या? जबकि पुलवामा में, पठानकोट में जब हमला हुआ था तभी ये सत्ता में थे ना। पिछले 6 साल में बीजेपी के कौन से मंत्री ने नैतिकता के आधार पे जो नैतिकता हमें सिखा रहे हैं, नैतिकता सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के लिए होती है क्या? बीजेपी के लिए वो लागू नहीं होती की? तो रोहित जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अनिल देशमुख ने जो इस्तीफा दिया वो नैतिकता के आधार पर नहीं दिया, तो सर वो भी बता दीजिए कि आखिरकार कौन सा दबाव था, क्या ऐसी परेशानी थी जिसकी वजह से ये इस्तीफा दिया गया? नहीं, ये जो है ना नैतिकता की जो है ना, नैतिकता की ये जो बात कर रहे हैं ना, तो इनको पहले है ना नैतिकता बोलने का है ना कोई अधिकार नहीं है। पुलवामा में जब हमला हुआ था, पठानकोट में जब हमला हुआ था, और जहाँ पे चुनाव होता है उसके पहले ही शहीद होते हैं। कौन से सैनिक होते हैं, ये अपने पुलिस होते हैं, निम्न लश्करी दल होता है। जो शहीद होने के ऊपर इनकी राजनीति चलती है। हर एक इलेक्शन के पहले लोग शहीद होते हैं, देश के सुपुत्र शहीद होते हैं। तो नैतिकता कौन सी बात कर रही है? इनकी नैतिकता कौन सी है? सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी के लिए नैतिकता है? आऊंगा संजय जी, आपके पास आऊंगा। दो एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। जी रोहित जी। रोहित जी, संजय जी कुछ कह रहे थे बीच में, मैंने उनको टोका है कि आपकी बात पूरी हो जाए पहले। लेकिन रोहित जी, सवाल ये है कि अगर नैतिकता के आधार पर नहीं दिया तो आखिरकार क्या वजह रही, क्यों इस्तीफा देना पड़ा आप आकर के? बराबर सही है ना। जब इनकी हमारी यहाँ पे संस्कृति ऐसी है कि जो सीबीआई, केंद्रीय जांच एजेंसी जब जांच करती है तो हम यहाँ पे ये पद पे नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई भी जो जांच है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए इस्तीफा देना जरूरी था। ये पद पे रहेंगे, ये पद पे रहेंगे और जांच एजेंसी को कुछ दिक्कत होगी, कानून को कुछ दिक्कत होगी, इसके लिए ये रिजाइन दिया है, राजीनामा दिया है। जी बिल्कुल। संजय जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि नैतिकता का पाठ इन्हें मत पढ़ाइए, आपने नैतिकता को कहाँ रखा हुआ है कुछ नहीं पता। मैं बताता हूँ कि जितेंद्र जी, ये पुलवामा हमले के साथ इसको जोड़कर देख रहे हैं, ये शहीदों का अपमान हो रहा है। पुलवामा हमला एक दुखद घटना थी और ये करप्शन का मामला है। अब दोनों को कैसे नैतिकता के आधार पर जोड़ रहे हैं? हमें नहीं पढ़ाना किसी को नैतिकता का बात, ये खुद को पढ़ना चाहिए, खुद को समझ होनी चाहिए।
हम देश हित में काम करते हैं, व्यक्ति हित में काम नहीं करते। रत्नाकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रत्नाकर जी। देखिए संजय जी कह रहे हैं नैतिकता पहले 15 दिन पहले क्यों नहीं याद आई। मैं इनको एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ जहाँ पे इनकी क्या है, इनकी मानसिकता समझ में आ जाएगी लोगों को। जब मोदी जी तत्कालीन जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय गृह मंत्री अमित शाह थे। आपको याद होगा डीजी बंजारा ने मोदी और शाह के ऊपर पूरा खुला रूप से पत्र लिख के ये आरोप लगाया था कि पुलिस के कार्य में इतना ज्यादा इन लोगों का हस्तक्षेप है कि पुलिस प्रशासन अपनी काम जो है वो सही तरीके से कर नहीं पा रही है। तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? कोई अधिकारी अगर किसी गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाता है तो आरोप लगाने मात्र से ही सिर्फ गृह मंत्री इस्तीफा दे दें तो ये चीज तो सही नहीं है। अगर वहां पे जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक कोई आरोप लगाने पे कोई इस्तीफा देगा नहीं। हाँ, रही बात न्यायपालिका की, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी या महाविकास आघाड़ी सरकार उसकी सम्मान करती है। इस जांच में जो 15 दिन का जांच होगा, उस जांच में कहीं भी किसी तरह का दबाव सीबीआई पे नहीं आए, पूरी निष्पक्षता के साथ जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, बाजे के साथ, परमवीर सिंह के साथ जो लोग इन्वॉल्व है, उन लोग का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलना चाहिए और फिर उसके हिसाब से उनका कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये जो 15 दिन पहले जब एनआईए जांच कर रही थी, उसी के आधार पे हम इन लोगों ने आरोप लगाया, उसी के आधार पे अगर हम ये कर दें, अगर उसी के आधार पे हम लोग इन्हें इस्तीफा दे दें तो ये राजनीति में इस तरह की परिस्थितियां होती नहीं है। इस तरह तो मोदी जी को बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल रत्नाकर जी माफी चाहूंगा, आपको रोकना होगा फिलहाल। संजय जी आपको भी, और रोहित जी आप भी बने रहिएगा, लगातार हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है, और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी हैं कांग्रेस से, और संजय आहूजा बीजेपी से, और रोहित होले जी हैं एनसीपी से। रोहित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि अब इस्तीफा हो गया है। भले ही आप ये कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर हुआ है, वो पार्टी के अंदर का मसला है कि किस तरीके से हुआ है, लेकिन अब आगे क्या करने वाले हैं आप? क्योंकि नैतिकता का जो पार्ट आपने बीजेपी को पढ़ाने की कोशिश की, उस पर इन्होंने कहा कि शहीदों का आप अपमान कर रहे हैं, लेकिन चलिए छोड़ देते हैं उस बात को, नैतिकता को। अब आगे क्या करेंगे? आगे जो कायदे से होगा, आगे जो इन्होंने इस्तीफा दिया तो ये डिपार्टमेंट अभी जो है खाता, जो गृह मंत्रालय जो है तो उसका बागडोर संभालेंगे सीएम, जैसे कि कायदे में जो होता है, और उसकी जांच होगी। क्योंकि क्या मालूम है कि इन्होंने पहले, एक तो मेरा ये सवाल है कि जो जयश्री एडवोकेट जयश्री पाटिल का जो हवाला देते हैं, जयश्री पाटिल की याचिका मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की थी 5-6 दिन पहले कि इसमें कोई पुरावा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, किसी भी आधार नहीं है, चीप पब्लिसिटी का स्टंट है। वही हाई कोर्ट आज उनकी दाखला देके इनको सीबीआई की जांच करवाता है। सीबीआई जो है, अभी सुशांत सिंह में भी आपने देखा होगा, जो सीआईडी मुंबई पुलिस जो इंक्वायरी कर रही थी, जो उनकी तहकीकात चालू थी, वही रिपोर्ट है ना सीबीआई में देने के बाद है ना, उन्होंने सीबीआई ने आखिर में क्या रिपोर्ट दिया कि सुशांत सिंह में कोई भी एक 1% भी ये नहीं दिख रहा है कि उनकी हत्या या कुछ हो गया, उन्होंने खुदकुशी की। अभी भी ये ना सिर्फ ये महाराष्ट्र द्वेषी जो बीजेपी की है, वो केंद्र के इशारे पे चलते हैं, और इनके कहने से ही ये सेंट्रल एजेंसियां बार बार आती है। क्यों नहीं बिहार में, यूपी में जाती है? बिहार में रोहित जी, यहाँ पर क्या आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं? क्या कोर्ट ने पहले खारिज किया और अब ये फैसला सुना दिया? यस, सवाल ही नहीं, क्यों नहीं? पहले खारिज किया, वही आदमी, वही व्यक्ति जो है याचिका करता वही है, वही पेपर है, वही इसने पहले खारिज किया था कि चीप पब्लिसिटी है। और वही कोर्ट जो बोलते हैं कि नहीं अभी सीबीआई इंक्वायरी करो, सीआईडी है, महाराष्ट्र में शासन है, महाराष्ट्र सरकार है, यहाँ पर भी अच्छी एजेंसियां हैं। जो मुंबई पुलिस जो है आज वर्ल्ड में 2 नंबर की जो पुलिस उनको कही जाती है तहकीकात में, उनके भरोसा नहीं है करके सीबीआई में दे रहे। चलिए ठीक है सर, लेकिन ये अब तक ये कहा जा रहा था कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो केंद्र के इशारे पर काम करती है, तो आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट भी अब केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है? सवाल ही नहीं। तो आप किस पर भरोसा करेंगे सर? फिर आप कोर्ट पे ही भरोसा करेंगे। कोर्ट तो फिर आपने बता दिया ना कि कोर्ट तो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। तो मेरा यही सवाल है कोर्ट को भी कि पहले जो 5 दिन पहले जिसकी याचिका, तो सर जो कमियां थी वो कमियां दूर करने के लिए कहा गया था याचिकाकर्ताओं को, वो उन्होंने कर दी, तो अब सीबीआई का आदेश दे दिया कोर्ट ने। बराबर, कोर्ट का आदेश जो भी है, संविधान जो है कोर्ट का आदेश है, वो हमें पूरा मालूम पता है, उनका हम सम्मान करते हैं, बराबर। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा सवाल या कुछ शक आता है कि जो नहीं होना चाहिए, जहाँ पर केंद्रीय एजेंसियां जो है वो देश के लिए काम आनी चाहिए। पुलवामा, पठानकोट जैसी रोहित जी, आपको भी मालूम है कि जब कोर्ट का ये फैसला आया उसके बाद अनिल देशमुख ने इस्तीफे की पेशकश की है। अगर पहले इस्तीफा दे दिया होता तो शायद कोर्ट का ये फैसला हो सकता था कि यहाँ की पुलिस ही इस मामले की जांच करेगी। नहीं, अभी है ना, ऐसे सिर्फ ये जो कानून या कोई नैतिकता जो है वो सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस को ही लागू होती है क्या? नहीं, मैं एनसीपी पर नैतिकता की बात कर ही नहीं रहा हूं सर। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर पहले इस्तीफा दे दिया होता, क्योंकि गृह मंत्री पर इल्जाम था और पूर्व पुलिस कमिश्नर ने लगाया था सर, किसी आम आदमी ने तो नहीं लगाया, किसी विपक्ष के नेता ने तो नहीं लगाया। पुलिस कमिश्नर ने, पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं परमवीर सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था, तथ्य भी दिए थे, और जो कोर्ट में वो गए थे, सुप्रीम कोर्ट वो पहले गए, लेकिन बाद में हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट में कुछ तथ्यों की कमी रही, वो पूरे किए, और उसके बाद अब फैसला सुनाया। तो अब आप ये क्यों कह रहे हैं, ये कैसे कह सकते हैं आप कि कोर्ट सीधे केंद्र के इशारे पर काम कर रही है? नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि क्या पहली बात ऐसी है कि कोर्ट ने अभी के जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनको दोषी ठहराया, बाकी सभी लोगों को दोषी ठहराया। संजीव भट्ट जो है आज भी जेल में है और परमवीर सिंह बाहर है। ये क्यों हो रहा है? देश एक ही है, कानून एक ही है। तो संजीव भट्ट ने जिनको उजागर किया, जिनके ऊपर इल्जाम लगाया,
वो संजीव भट्ट आज गुजरात में जेल में क्यों है? संजय जी क्या कोर्ट भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? ये हंसी आ रही है इस बात के ऊपर कि ये कांग्रेस का कल्चर रहा होगा कि वो कोर्ट को और सेंट्रल ब्यूरो को ये अपने इशारों पर नचाते होंगे। देखिए, जनता का इसका मजाक मत उड़ाइए, शहीदों का अपमान मत कीजिए। ये कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं? अगर ये पहले 15 दिन पहले तो बिल्कुल सिरे से खारिज करते रहे इस बात को, और आज कह रहे नैतिकता के आधार पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जांच में अड़चन ना आए। ये कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं? अगर मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री थे राज्य के, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो बाद में भी इस्तीफा नहीं दिया। वो अपनी बात पे अटल रहे कि हम गलत नहीं है। कि आज इन्होंने ये अगर अटल थे, अगर ये गलत नहीं थे, तो अटल रहते क्यों इस्तीफा दिया उन्होंने? रत्नाकर जी, अगर कोर्ट पर भरोसा नहीं, सीबीआई पर भरोसा नहीं, तो फिर इस्तीफा ही क्यों दे दिया? क्योंकि पता अब तो ये साफ हो गया कि अगर कोर्ट भी बीजेपी की, एजेंसी भी बीजेपी की, तो फिर फैसला क्या निकलेगा? फैसला तो वही निकलना है सर, आरोपी तो तय हो जाएंगे। रत्नाकर जी, देखिए जिस तरह से पूर्ववत में केंद्रीय एजेंसियों को, स्वायत्त शासी एजेंसियों को इस्तेमाल किया गया अपने मकसद के लिए, उससे कहीं न कहीं सब एक उठना लाजमी है। लेकिन आज जो हुआ है, जो गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया है, वो सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि जो जांच होगी सीबीआई की, उस जांच में कहीं भी चाहे विपक्ष ये न इल्जाम लगाए कि जिसपे आरोप लगा है वो खुद सत्ता में है और वो जांच को प्रभावित कर रहा है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रही बात, मैं संजय जी की बात एक कहना चाह रहा हूँ कि केंद्रीय एजेंसियों का कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करती है। मैं इनको भी याद दिला दूं कि किस तरह से सीबीआई को कठपुतली बना के भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेलती है। चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में जब इलेक्शन होने वाला था, तो यही सीबीआई तो पहले आप कठपुतली बना के रखा हुआ था सीबीआई को। सुन लीजिए, यही सीबीआई आपको मालूम है शरद पवार जी के खिलाफ लगाया गया। वेस्ट बंगाल में सीबीआई की जांच कराई गई किसके खिलाफ? ठीक इलेक्शन के पहले ममता बनर्जी और उनके भतीजे के खिलाफ सीबीआई जांच कराई जाती है। तो केंद्रीय एजेंसियों का कहीं न कहीं दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए यह प्रश्न उठना बहुत लाजमी है। लेकिन सर अब तो कोर्ट पर ही सवाल उठा दिए, रोहित जी ने कोर्ट पर ही सवाल उठा दिए कि कोर्ट बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। तो हम कहीं कभी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं, जनता से भरोसा मत उठाइए। कोई एक आदमी बोलेगा तो वही बात समझ में आएगी। संजय जी जरा एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैंने बोला नहीं आपके बीच में। महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह है। अगर इस तरह का आरोप लगता है गृह मंत्री के ऊपर और कोर्ट आदेश देता है सीबीआई जांच का, तो उनका यह कर्तव्य बनता है और उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन भी किया। उन्होंने इस्तीफा 2-3 घंटे के बाद ही पवार साहब से चर्चा करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। आपकी नैतिकता तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। चलिए रोहित जी, बिल्कुल रत्नाकर जी, बिल्कुल सीबीआई जांच करने लगते हैं। सुशांत सिंह के प्रकरण में क्या हुआ? हमारी एजेंसियां अच्छे तरीके से मुंबई पुलिस काम कर रही थी और चलिए सुशांत सिंह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल रत्नाकर जी, रोकना चाहूंगा आपको। रोहित जी, मेरा सवाल अब ये है आपसे, क्योंकि आपको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि कोर्ट भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है आपके हिसाब से, और सीबीआई एजेंसी और तमाम एजेंसियों पर आप पहले ही आरोप लगाते रहे हैं। आपकी एजेंसी पर, आपकी पुलिस पर विपक्ष को भरोसा नहीं है, क्योंकि आपके नेता जो है वो सरकार में है, आप गृह मंत्री थे अभी तक, अनिल देशमुख खुद। तो ऐसे में फिर समाधान कैसे निकलेगा सर? जनता को कैसे भरोसा होगा कि कौन सही है कौन गलत है? रोहित जी, मालूम है जी, मुझे मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस पे पूरा भरोसा है। भारत के सर आपको तो होगा ही, क्योंकि आपकी सरकार है। मैं जनता की बात कर रहा हूँ सर, जनता को कैसे भरोसा होगा? जनता की ही बात कर रहा हूँ। जनता यहाँ पे हिंदुस्तान में किसी पक्ष की सरकार आए कि नहीं आए, जो संविधान है वो संविधान के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है। चलिए बहुत शुक्रिया रोहित जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। रत्नाकर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजधर्म में बस इतना ही, आप बने रहिए एएनपी न्यूज के साथ। गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पुरब शरदा भावना नाल मनाया। 70 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक
मुंबई से लेकर रायपुर तक। क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। नमस्कार, ANP न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में गेहूं खरीद को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। कृषि मंत्री JP दलाल ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि बिना मैसेज के मंडी जाने वाले किसानों का भी सरकार ध्यान रखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी मंडी में बिना मैसेज के भी किसानों को गेट पास मुहैया करा सकेंगे। 1 अप्रैल से हमने जो गेहूँ या सरसों की परचेज है उसके लिए मंडियाँ चलाई है और लगभग 3,61,000 क्विंटल गेहूँ अभी तक आ चुका है। 12 लाख क्विंटल से ज़्यादा की सरसों की परचेज हुई है। सरसों की परचेज सारी प्राइवेट परचेज है, सरकार की परचेज नहीं है, क्योंकि सरसों का भाव मार्केट में जो मिलर है ज़्यादा दे रहे हैं। 4050 की बजाय 5000 से ऊपर का भाव है। गेहूं का मंडियाँ सारी हमारी चालू हैं, लेकिन अभी फसल थोड़ा सा लेट है, धीरे धीरे करके पिकअप हो जाएगा। 3.5 लाख क्विंटल से ज़्यादा गेहूं मंडियों में आ चुका है। और एक ये शिकायत आई थी कि बेरी फसल मेरा ब्यौरा या पोर्टल के बगैर कोई आ जाता, उसका गेट पास नहीं कटता। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कल घोषणा की थी, पहले भी हमने बता दिया कि जो किसान अपनी फसल लेके आएगा उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, उसकी गाड़ी ट्राली को वापस नहीं किया जाएगा, उसकी खरीद की जाएगी। जिसका मैसेज कोई अनजाने में बगैर मैसेज के भी फार्मर आ गया है
उसका हमारा जो है, अगर उसकी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसने रजिस्टर करवा रखी है तो उसको वापस नहीं किया जाएगा और बगैर इन्विटेशन के भी उसकी फसल खरीद ली जाएगी। उसके लिए क्या अल्टरनेट किया गया है जी? किस तरह से बनाएंगे उसका पास वगैरह? पास तो हमने सुनी हुई जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे किसानों को भी छूट दे रखी है कि अपनी मर्जी की तारीख में वो वहाँ रजिस्ट्रेशन कर ले। फिर भी कोई इक्का दुक्का किसान, भोला किसान है, वो लेके आ जाता है, तो उसके लिए हमने अधिकारियों को बोला है कि उसका अपने आप जो कंप्यूटर में डाटा चेक करके, पोर्टल में डाटा चेक करके उसकी फसल को खरीद ले। कांग्रेस को हमेशा अव्यवस्था ही फैलाने का काम करती है, अव्यवस्था ही दिखाई देती है। सुचारू रूप से 1 साल पहले भी हमने कोरोना काल में गेहूं की अच्छी परचेज की थी, उसके बाद हमने धान की अच्छी परचेज की, बाजरे की अच्छी परचेज की, किसानों को सीधा पैसा दिया और अभी भी जितना भी हमारा उपज है किसान भाई लेके आएंगे अपने, उनको सीधी पेमेंट करेंगे और उनकी फसल को हम खरीदेंगे। हमारा टारगेट किसान की पूरी फसल को खरीदने का है। जितना किसान मंडी में लेके आएगा और जितना उसका पोर्टल में चढ़ा हुआ है तो वो सारी की सारी फसल हम खरीदेंगे। और एवरेज है हमारा जो प्रोडक्शन है 20-25 क्विंटल प्रति एकड़ का है, लेकिन हम 30 क्विंटल तक की बेंचमार्क लगा के प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी फसल को खरीदेंगे। और खरीद के बाद जब जे फार्म कट जाएगा 72 घंटे में किसान के खाते में सीधा हम पैसा देंगे। किसान संतुष्ट है और हजारों की संख्या में किसान आते हैं। एक आध किसान को कोई हो सकता है कि दिक्कत हुई हो, उसकी दिक्कतों को हम दूर करेंगे। हमने सेंट्रलाइज नंबर भी दे रखा है कि किसी भी किसान को किसी तरह की समस्या हो तो हमारे अधिकारियों से संपर्क करें। मंडी के सारे अधिकारियों को बोल दिया गया है कि किसी भी तरह की समस्या किसान को ना आने दे, मंडियां अच्छी चलाएं, व्यवस्थाएं ठीक बढ़ा। उधर कुंडली बॉर्डर पर गेहूं उठान सीजन और किसान नेताओं की दूसरे राज्यों में चल रही किसान पंचायतों के बीच बॉर्डर पर नजारा बदल चुका है। कुंडली बॉर्डर पर 8 से 10 हजार की संख्या में सटकर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों की जगह बांस और घास की झोपड़ियां बन चुकी हैं। सड़कों पर पैदल व ट्रैक्टरों में किसानों के झंडे लेकर नारेबाजी करते निकलते काफिलों की जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह के समय थोड़ी हलचल दिखती है, तपन बढ़ते ही हाईवे खाली हो जाता है। पुलिस ने बढ़ती धूप को देखते हुए वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए केएमपी केजीपी पुल के नीचे ही नाका लगाया है। यहीं से वाहनों को केजीपी व केएमपी पर चढ़ाया जा रहा है। आंदोलन के शुरुआती महीनों में पेयजल के लिए यहां बंद बोतलों में खूब पानी सप्लाई होता था। अब राई एजुकेशन सिटी के सामने ऊंची मचान बनाकर टंकियां रखी हैं और हाईवे पर पाइप दबाकर जगह जगह टोटी कनेक्शन कर दिए गए हैं। ठंडे पानी के लिए आरओ कूलर भी लगाए गए हैं। कुरुक्षेत्र के हथीरा गांव से भी किसानों ने अपनी झोपड़ी नुमा ठिकाना बना लिया है। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है और मंडियों में किसानों को आने वाली दिक्कतों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश भर में एफसीआई गोदामों का घेराव किया और वहां पर धरना दिया। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार एफसीआई की खरीद बंद कर किसानों को परेशान करना चाहती है और यह धरना केवल इसलिए दिया गया है ताकि एफसीआई की खरीद को जारी रखा जाए और जिन किसानों के पास मैसेज नहीं भी आ रहा उनकी भी गेहूं खरीदी जाए। मैसेज न आने के कारण उन्हें वापस मंडी से ना भेजा जाए। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि देश भर में एफसीआई के गोदामों के बाहर धरना दिया जा रहा है और एफसीआई द्वारा कृत बंद किए जाने के विरोध में ज्ञापन दिया गया है। एफसीआई के जहां भी दफ्तर हैं उनके सामने धरना देना है आज और ज्ञापन देना है। ये एफसीआई जैसे ये खरीदें बंद कर रही है और सरकार एफसीआई को खरीद से निकालना चाह रही है, इसके लिए भी एफसीआई खरीद रहनी चाहिए। और समय पर हमारी जो जैसे फसल मंडी में जाती है, किसी का ऑनलाइन है, अगर उसका मैसेज नहीं आया तो उसकी भी कणक हमने मंडी में ले जानी है और उसका गेट पास कटना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं 2-4 आज, इसलिए हमने आज ये धरना, पूरे देश में धरना है आज। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित्रा मिश्रा ने करनाल अनाज मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लिया। गेहूं खरीद के दौरान हो रही किसानों की समस्याओं को भी उन्होंने सुना। वहीं कुछ किसान गेहूं की फसल में नमी होने के कारण पिछले 2 दिनों से मंडी में अपनी फसल को लेकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी फसल को नमी के चलते खरीदा नहीं गया। ऐसे में किसान परेशान दिखे। सुमित्रा मिश्रा ने किसानों को आश्वासन दिया कि गेहूं खरीद के दौरान किसानों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं किसानों ने गेहूं की फसल में नमी को लेकर आ रही समस्या को अतिरिक्त मुख्य सचिव को अवगत करवाया। किसानों ने मांग की है कि पहले की तरह 14% तक की नमी वाली गेहूं की खरीद की जाए। तो ओवरऑल व्यवस्था ठीक मिली है और हमने एंट्री पर ही एक हेल्प डेस्क भी सेटअप किया हुआ है किसानों के लिए। जैसे कि किसी को अगर कुछ पूछना है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा कितना है, कोई एंट्री के बारे में पूछना है, तो वो सारी जानकारी दी जा रही है। और 2 चीज़ों पे मेनली हमने किसानों की कुछ जो सवाल थे वो क्लैरिफाई किए हैं। पहली चीज़ तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल हमने शनिवार को खोल दिया है और ये सभी की जानकारी के लिए है कि ये पोर्टल खुला है। अभी इसको बंद करने की कोई डेट हमने घोषित नहीं की है। तो किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप आराम से आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन ही सबसे ज़रूरी कदम है जिसके ज़रिए आपको मंडी में एंट्री मिलेगी और आपकी फसल। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय खाद्य निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एफसीआई को बचाने की सरकार से अपील की है और लिखित ज्ञापन भी उन्होंने सरकार के नाम सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि जितनी नमी पर सरकार गेहूं खरीद की बात कर रही है, उसने इन पर गेहूं खरीदना संभव नहीं है। किसान नेताओं ने किसानों के साथ हो रही घटनाओं पर भी सरकार को जमकर घेरा। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है, या तो सरकार किसानों की मांगों को मान ले, वरना मंडी तक गेहूं नहीं पहुंचने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें सड़कें भी जाम क्यों ना करनी पड़े। इस पे आए हैं भी, इसको मेमोरेंडम देंगे भी, सरकार इसको ना तोड़े और एजेंसियों को ऐसे की ऐसे जैसे पहले थी ऐसी रहने दें। और जैसे देखिए सरसों का पिछले साल सरसों थी हनपड़ और नपड़ पंजाब में है और हनपड़ हरियाणा में है, तो ये खरीदती है। खरीद में किसान की फसल में तेजी आती है। पिछले साल सरकार ने खरीदी थी सरसों, तो आज देखिए ये पुल तोड़ने वास्ते तो खड़ी सरकार ने खड़ी करी थी भी। अगर ये कोई भी इसका मालिक नहीं बनेगा, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार खुद खरीदेगी। तो सरकार खरीदेगी
तो आज देखिए सरकार ने जब पिछले साल सरसों खरीदी थी, आज देखिए सरकार को भी नहीं मिल रही है, तो प्राइवेट पे उन रेट पे चली गई है। अगर ऐसे ही एजेंसियां लाई गई थी भी सब किसान का दाना नहीं रुड़े, और आज ये बीजेपी सरकार ने आने के इनको खत्म करने लगे। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ FIR ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, NOC, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ, ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਮ ਨਾਰਮਲ 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 500 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं कुछ और खबरों का। हरियाणा में बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ऊंचा गांव निवासी एक शख्स ने जमानत पर आए आरती पर गोली चलाने का काम किया है। इस घटना में आरती समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। एसीपी जयवीर राठी ने बताया कि वर्ष 2007 में ऊंचा गांव निवासी आरती हेम सिंह ने पुरानी रंजिश में पड़ोसी हरकेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में हेम सिंह को उम्र कैद की सजा हुई है। कुछ दिन पहले ही आरती हेम सिंह हाईकोर्ट से जमानत लेकर जेल से बाहर आया। सोमवार को सुबह वह मंडी में अपनी आड़त की दुकान पर बैठा था, तभी उसका पड़ोसी लोकेश आया और आरती को गोली मार दी। गोली आरती के हाथ में लगी, उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में एक किसान व एक पल्लेदार के भी घायल होने की खबर है। सुनपेड़ निवासी प्रदीप रावत ने बताया कि गोली चलाने वाले ने 2 पिस्तौल 3 बार गोली चलाई, 2 बार मिस हो गई और तीसरी बार गोली चल गई थी। आरती के नजदीक होने के कारण छर्रा लगने से वह भी घायल हो गए। पुलिस घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मेरे केस चल रहा, मेरे एंटी पार्टी में आई 5-6 बालक आए और मेरे को 2 पे गोली कटा है, डंडा है, कोई 5 केस का लड़का है, 2-3। किस चीज का केस चल रहा था एंटी पार्टी से? 302 का। मंडी में ही हुआ था कोई? नहीं, मैंने बाहर को गया अपना। कहाँ पे? मोटू का अच्छा। मोटू का से हो आप? नहीं, ऊंचे गांव से। ऊंचे गांव से। तो आज क्या हुआ था फिर? आज सुबह मैं मंडी आया, अपनी आड़त पे आए 5-6 लड़का, 2 पे कट्टा है, 2 पे चक्कू वगैरह, छोटा राड वगैरह, 2-3 पे आकर मेरी गोली सीधी मारी। मैंने बचाव करो तो मेरे सिर में मारी, सिर से मैं बचाव कर हमारी करी, फिर पैर में मार कर भाग गई। 4-5 लोग। कितने बजे की बात है? सुबह 6-6:30 बजे की बात है। पुलिस को नहीं बताया अभी? अभी पुलिस को बताया, पुलिस आई नहीं, कोई कार्रवाई करने के लिए ना पीछे जिम्मेदार के भी गोली लगी है मेरे पैर में, जैसे बचने के बाद दूर उसके पैर में भी लगी है? उसके में भी। तो पुलिस पहुंची नहीं अभी? पुलिस कोई नहीं पहुंची, कोई कार्रवाई नहीं। हम दोनों बातें कर रहे थे, आते ही एकदम उन्होंने के भाई साहब की कनपटी पे 1 फुट की दूरी से हेम सिंह आड़ती की तो 1 फुट दूरी से गोली चलाई। 2 बार मिस हुई, तीसरी बार में फायर हुई। वो दोनों मेरे भैया दोनों गिर पड़े, उनके हाथ में लगी, मैं थोड़ा सा दूर था और मेरे छर्रा लगे। उनके टच में ही था, बिल्कुल 1 फुट की दूरी पे थे। वो मेरे ऊपर गिरे, मैं दूर गिरा। पुलिस को बता दिया? अभी कुछ बयान नहीं हुआ पुलिस। अटल बिहारी मेडिकल अस्पताल पर पृथला क्षेत्र के लोगों ने धरना शुरू कर दिया है। दरअसल लोगों का कहना है कि लोकल लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन यहां दूर दूर से और लोगों को बुलाया जा रहा है। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि वैसे तो सरकार नौकरियों में भेदभाव न होने और पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन इस सरकारी अस्पताल में नलहड़ से भर्ती करके यहां पर नौकरी लगाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस अस्पताल का नाम गोल्ड फील्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम पर था, लेकिन सरकार ने इसको अपने अधीन कर अब इसको सरकारी अस्पताल बना दिया है। भाई हमारी मांग ये है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ भर्ती हो, हमारे यहाँ के लोग भर्ती हो, हमारे यहाँ के लोग भर्ती करें। है जब हमारे यहाँ जमीन हमारी, बिजली हमारी, पानी हमारा, सब कुछ हमारा है, तो नलहट से और वहाँ से जो इम्पोर्ट करके लोग लाए जा रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है? हमारे यहाँ लोग क्या मेहनती नहीं है या काम नहीं करते हैं, कर्मचारी है नहीं। इसका नाम पहले गोल्ड फील्ड था जी, और हम सारे कर्मचारी, जब गोल्ड फील्ड था तभी सारे 400 कर्मचारी हैं अभी यहाँ पे हैं। सारे 6 से 8 साल के जॉब सभी की हो चुकी है जी। और उसके बावजूद हम सभी राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारे अभी तक किसी ने नहीं सुनी। और क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे नल्हड़ से भर्ती करते हैं और यहाँ पे ट्रांसफर करके उनसे। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हमारी सभी पुराने सभी कर्मचारियों को नौकरी, पुराने कर्मचारियों को बहाल किया जाए और यहीं के लोकल आदमी काम करेंगे बिल्कुल ये। और पलवल जिले में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद 1 अप्रैल से आरंभ हो गई है। गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही SMS भेजे जा रहे हैं। मंडियों में किसानों की सुविधा व खरीद व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने जिले के किसानों से आह्वान किया कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। ई खरीद पोर्टल से सभी किसानों को मैसेज पहुंच रहे हैं
खरीद हमारे सुचारू रूप से चालू है। वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ने खरीद की है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगा जिस किसान पर जो मैसेज आता है उसी दिन अपने गेहूँ को लेके आए, ताकि उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मैसेज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर किसी पर कोई मैसेज पहुँचता है किसी किसान पर, उस दिन उसकी फसल तैयार नहीं है, तो उसके मैसेज के नीचे लिंक दिया हुआ, उसी पर उसको रिशेड्यूल कर सकता है, उसका आगे का भी कर सकता है। और अगर वो रिशेड्यूल भी ना करे तो हर शनिवार को, जो सोमवार से शुक्रवार तक जो फार्मर रह जाते हैं, जो किसान रह जाते हैं, उनका हम शनिवार को खरीदते हैं, तो शनिवार को लेकर आए। दीन मोहम्मद मेरा नाम है जी, कलवा कमनपुरी से मैं आया हूँ जी। 2 ट्रॉली लेकर आया हूँ जी। खूब बढ़िया काम चल रहा है, आठ जी खूब बढ़िया हम सहयोग कर रहे हैं और खूब बढ़िया अनाज बिक रहा है 1975 में जी। कोई परेशानी तो कोई परेशानी नहीं है जी। मेरा नाम हेमराज है जी। 248 क्विंटल गेहूँ लेकर आया हूँ पलवल से, और जो सरकारी खरीद है 1975, उसी से हम सहमत हैं। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने हरियाणा सरकार के संपत्ति नुकसान भरपाई कानून के विरोध में रोहतक में बैठक का आयोजन किया। किसानों का कहना है कि ये कानून 3 कृषि कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक है, इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। सरकार के प्रति किसानों में काफी गुस्सा है और सरकार के नेताओं का विरोध इसी तरीके से जारी रहेगा। जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को कोई भी राजनीतिक व सरकारी कार्यक्रम नहीं करने देंगे। आज ये कन्वेंशन है सभी जन संगठनों की, संयुक्त मोर्चा की काल के ऊपर है। जो विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाया है कि कोई भी आंदोलनकारी आंदोलन करते हुए संपत्ति का नुकसान हो गया तो उसी से भरपाई करवाई जाएगी। जो आंदोलनकारी है चाहे नारे लावनी है, चाहे नेतृत्व करनी है, चाहे सलाह देनी है। ये जो पहले 3 काले कानून खेती के बना रखे हैं, इससे भी ज्यादा काला और इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसका हम बाईकाट करते हैं, बहिष्कार करते हैं और अगली योजना के लिए हमने आज ये कन्वेंशन बुलाई है। ये तो अंग्रेजा के आगे उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ा करती, इनकी इतनी हिम्मत। हम तो आंदोलन कर रहे हैं, पहले कानून ने वापस लो। ये नए नए और काले कानून बना रहे हैं, ये प्रजातंत्र के लोकतंत्र के खिलाफ है। ये जो दिन के तो खुद देखे इसे मानस RSS के बीजेपी के संपत्ति तो वही फूक देंगे। ये तो आंदोलनकारी आप वसूल करेंगे, फिर जरिमाना भी है, उसमें जेल का प्रावधान भी है। और उसमें अगर जो पैसे नहीं है तो उसकी संपत्ति को कुड़क करके उसकी पूर्ति करेंगे। हम बिल्कुल इसका बाईकाट करते हैं, इसको चैलेंज करते हैं कि हम इसको बिल्कुल भी लागू जनता को। हरियाणा के रोहतक में नई ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को राहत मिलेगी। पूर्व मंत्री ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्लेटफॉर्म टिकट लिया और फिर उसके बाद स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों को सैनिटाइजर व मास्क वितरित किए। उन्होंने यात्रियों से आह्वान किया कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रा करें। उन्होंने कहा, यात्रा के दौरान पूरी सावधानी रखें। ट्रेन चलने की खुशी में यात्रियों को मिठाइयां भी वितरित की गई। पूर्व मंत्री ने कहा कि पैसेंजर ट्रेन चलने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।